नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इस समय मुद्दा है महाराष्ट्र के राजनीति पर। तमाम अटकलों के बीच आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार का फैसला आ ही गया है और फाइनली जो है मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ऐसी घोषणाएँ तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और कुछ मंत्रियों के नाम भी इसमें आए हैं जिसको मंत्री बनना है और जिसको कुछ लोगों का मतलब मंत्री बनना शायद उनके नसीब में नहीं रहेगा, तो कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिलेगा। इसी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी और उनसे जानेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से होगा। थत्ते जी, आप क्या कहेंगे, ये महाराष्ट्र का जो नई सरकार जो बन रही है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, किस तरह इसका एंड होगा? मेरे को लगता है कि बहुप्रतीक्षित ऐसा एक शब्द यूज़ किया जाता है, तो ये विस्तार बहुप्रतीक्षित था। उससे बड़ी बात यह है कि जिनको मंत्रिमंडल बनाना था, जिनको मंत्री बनना था या नहीं बनना था, उनसे ज़्यादा विरोधियों को इसके बारे में चिंता लगी हुई थी, क्योंकि बार बार हम देख रहे थे कि वो बोल रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, अजून का नहीं, जैसे इनका ही समावेश होने वाला है, इनको ही मंत्री बनना है। अगर उनका वो जो उतावलापन दिख रहा था मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं, तो ऐसा लगता था कि भाई इनको ही जैसे मंत्रिमंडल में जाना है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं, मंत्रिमंडल बने नहीं बने इनको क्या फ़र्क पड़ने वाला था। मगर एक ऐसा है कि विरोधी है तो कुछ खामियां कुछ कमियां अगर शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट में दिखानी है उनको, तो उनके लिए एक बहाना ये मिल गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार किया नहीं। विस्तार के बारे में हम बोलेंगे, मगर अभी मैं आपको बता देता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार कल होने के बावजूद जो विरोधी हैं, जिनका काम विरोध करना है और उनके दिल में भी एक द्वेष भावना रहती है ना विरोधियों के, तो कल विस्तार जैसे ही हो जाता है दो चीज़ें उभर कर सामने आएगी। कल देखेंगे आप, एक तो जिनके ऊपर एलिगेशंस है ऐसे लोगों को देखो शिंदे ने मजबूरी से मंत्री बनाया, जिनके ऊपर कोई आक्षेप है, जिनके ऊपर कोई केसेस है, जिनके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा गया है, ऐसे लोगों को देखो फडणवीस ने मंत्री बनाया। तो एक तो इसमें कुछ ये भी हो सकता है जिसके ऊपर ईडी की भी नोटिस आई होगी, ऐसे भी लोग होंगे। हाँ, सब प्रकार के लोग होंगे, तो उसमें ईडी वाले भी हो सकते हैं कोई। तो बोलेंगे पहला बम वो शुरू करेंगे, देखो दागी लोगों को भी मंत्री किया। दूसरा एक करेंगे कि ये मंत्रिमंडल तो पूरा विस्तार नहीं होगा। अभी जो टीवी पे दिखाई दे रहा है उससे लगता है कुछ 15 मंत्री या 20 मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिए जाएंगे, दोनों पक्ष के। हाँ, मतलब इनके समझो 12, इनके 8 या इनके 10, इनके 5, अगर 15 का होता है, मगर शिवसेना का कोटा जो रहेगा तो ऑलमोस्ट आधे के बराबर का रहेगा। इनके 10 बने तो 5, वो हिसाब से रहेगा। तुरंत अजीत दादा से लेके सब बम शुरू करेंगे कि देखो इनकी हिम्मत नहीं है कि मंत्रिमंडल पूरा करें। अब ये आधा अधूरा मंत्रिमंडल हो गया। अब 43 उनको अलाउड है, 43 उनमें से खाली अभी वो 2 और ये 15-20 पकड़ के 22, मतलब आधा मंत्रिमंडल ही हो गया। और आधा मंत्रिमंडल ही काम करेगा तो मराठी में बोलेंगे ये अर्धवट मंत्रिमंडल झालं। बम मारना तय है। अभी बम मारने के लिए बहाना क्या ढूंढते हैं वही बाकी है। तो कुछ भी करो, वो एक कहानी है ना, गधे का मालिक और उसके 2 बेटे गधे को लेके जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि देखो ये गधे को ऊपर बैठा है, तो बोलते हैं देखो बेटा गधे पे बैठा है, गधे के कोई दया नहीं। तो वो नीचे उतरता है, फिर ये करता है, क्या बोलते हैं, वो गधे की आखिर तक कहानी का अंत है कि वो गधे को सर पे लेके फिर भी वो हंसते लेते हैं। तो इसका कोई एंड नहीं, इसका कोई नहीं, आप कुछ भी करो लोग बोलेंगे। इसके बारे में तो तुकाराम महाराज ने मराठी में एक अभंग लिख के रखा है, उनकी वो भी है, उसमें उन्होंने लोक जसा ओक धरिता धरवेना, मतलब ओकारी होती है ना वोमिटिंग, वो रोक नहीं सकते, वैसे अपोजिशन की जो एक वोमिटिंग है क्रिटिसिज्म टाइप, वो रोक नहीं सकते आप, वो चालू रहेगी। अभी क्या होगा, अभी तो देखो आपको मज़ा आ जाएगा। अभी अगर आज हमारा वीडियो आज रिलीज़ हो रहा है, सबको चाहिए कि एक चैनल मत देखो आप,
4 चैनल देखो, हिंदी के 2 देखो, मराठी के 2 देखो, हाँ, उसमें हर एक में एक 2 4 5 नाम कायम रहेंगे इनके और उनके, बाकी सब नाम अलग अलग आएंगे। अभी इन चैनल वालों को जीरो पता है कि कौन आने वाला है और कौन नहीं आने वाला। जो आने वाले हैं उनको अभी पता नहीं। मैं सुबह एक से बात की, मुझे लगा कि इसका नंबर होगा शायद, तो मैंने बोला कि तुम आने वाले हो? वो बोला अनिल जी, फडणवीस और शिंदे दोनों ऐसे महान रहस्यमय लोग हैं कि वो कुछ बताते ही नहीं। वो बोलते समय पर आपको इतला की जाएगी, वेळ आल्यावर तुम्हाला कळवू। अभी समय आया है कि नहीं आया है, हमको लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है हमको प्यार से देखा। मंत्री भी जब उतावले हो जाते हैं उम्मीदवार, तो वो कुछ अर्थ निकला है। फडणवीस साहेब जात होते, त्यांनी माझ्याकडे पण हसले, मेरी ओर देख के हंसे, मतलब मेरा मंत्रीपद नक्की है। शिंदे साहब ने जाते जाते ऐसा किया, आँख बारीक करके, मतलब तुम चिंता मत करो, तुम हो। हमारा भी नाम है, क्या है, आशा नाम मनुष्यानाम आश्रित कश्चित श्रृंखला। तो आशा नाम की वो जो श्रृंखला होती है वो उसको बंधे रहती है, तो वो अर्थ निकालते रहते हैं। और अगर वो शिंदे साहब गए और जाते जाते इनकी ओर देखा और कोई भाव नहीं दिखाए, तो बोलते ऐसा लगता है मेरे को नहीं ले रहे। फिर तुरंत सोचने लगे, अगर नहीं लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर, ये आदमी की प्रवृत्ति होती है। अब ऐसा मैंने सुना है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे, इनके चुनाव, ये चयन का तरीका दोनों का अलग है। बीजेपी में ऐसा है कि किसी के में इतना दम नहीं कि मुझे बनाया क्यों नहीं ऐसा पूछने का। गुजरात में तो उन्होंने 25 बदल डाले एक साथ, तो यहाँ पे भी किसी के दम नहीं है कि वो पूछे कि मुझे क्यों नहीं बनाया साहब, आपकी भी मेहरबानी, फडणवीस साहब की और उनकी भी मेहरबानी। ऐसा नहीं है कि फडणवीस की भी सभी आएंगे, ऊपर से बहुत सारे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा ऊपर से ही होगा। जो होगा वो अमित शाह जी के सम्मति से ही होगा, और अमित शाह के मन में क्या है क्या नहीं है वो शायद फडणवीस के सामने वो लिस्ट खुलने तक मालूम नहीं होगा उनको। अब खुल चुकी होगी, जिस तरह से ये दिख रहा है उससे खुल चुके हैं। पर फडणवीस को भी ताज्जुब होगा कि इसको मेरे साथ लेने के लिए बोला है, हाँ इसको मैं लेना चाहता है मगर इसका नाम नहीं दिया है। और फडणवीस की भी इतनी ताकत और हिम्मत नहीं कि उनको वो अमित शाह को पूछे कि ये मेरे को चाहिए था और आपने नहीं लिया। वो बोलेंगे जो दिया है वो लिया। अरे आपको उप मुख्यमंत्री बना है तो आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था कि आप मुख्यमंत्री के बदले उप मुख्यमंत्री हाँ, तो मंत्रियों को क्या होगा। मगर शिंदे साहब के इसमें ऐसा सुना है कि उन्होंने आमदारों से जब बात की, उनके जो बागी आमदार उनके साथ हैं, तो सबको ये पूछा उन्होंने, ऐसी बातें बोलते हैं लोग, जो आमदारों को पूछा वही मुझे बताए कि जर तुला मंत्री नाही केलं तर तुमको किस तरह से इसका कॉम्पनसेशन चाहिए, अगर तुमको मंत्री नहीं किया तो उसके बदले में तुमको क्या चाहिए, ऐसा इन्होंने कुछ पूछा। कुछ लोगों को पूछा, अगर देखो उनके पास 50 लोग हैं तो 42 तो डायरेक्ट विधानसभा के हैं, तो कुछ लोगों को उन्होंने ऐसा पूछा शिंदे साहब ने 1 to 1 अकेले में बैठ के कि अगर तुझे बनाना मुझे किसी कारणवश नहीं होता है तो तेरा सपोर्ट किसको रहेगा। ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल, शिंदे साहब ने कुछ तो सबको करना ही है, ऐसा करना है। नहीं, इसमें क्या उनका तरीका है कि एक एक छोटे छोटे ग्रुप अपने पार्टी में 42-50 लोगों की पार्टी में वो खुद ही बना रहे। जनरली सीएम या ये ऐसा करते नहीं है कि अपनी पार्टी में छोटे छोटे गुट बनाना उनके लिए भारी पड़ सकता है, तो वो नहीं बना रहे। और उन्होंने लोगों को बताया कि जो मंत्री पद चाहते हैं उनको बोला कि तुम कितने आमदारों को संभाल सकते हो, क्योंकि अगर मैंने तुमको बताता तो बनाया तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में ये भी आदमी इच्छुक है, इसने भी मुझे बोल के गया साहब मुझे मंत्री बनाना है, तो तुम किन लोगों को संभाल सके। ये भी शिंदे साहब ने पूछा। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, करके मैं बताऊँ पहली बार शायद किसी यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल पे भी नहीं आया कि शिंदे साहब ने ऐसे गुट बना के लोगों को पूछा, मतलब प्रत्येक मंत्री को पूछा, एक गुट को एक मंत्री। हाँ, गुट को मतलब ऐसा उन्होंने किया कि भाई क्या है ना कि देखो शिंदे साहब की पार्टी जो है वो पार्टी नहीं है, वो भीड़ है, इट्स ए क्राउड, इट्स ए मास। पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी जी, बीजेपी ये पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी एक डिसिप्लिन है,
उनकी एक निष्ठा है, उनके कोई प्रिंसिपल है, उनके कोई करियर है। सालों से ये लोग बीजेपी में हैं, संघ परिवार में हैं, उनके संस्कार उनके ऊपर है और त्याग भावना का अंश सभी के मन में लालच के बावजूद है और पार्टी के लिए सहन करना पड़ता है, पार्टी के लिए त्याग करना पड़ता है। ये उनकी एक धारणा है, भूमिका है। ऐसी कोई भूमिका लेके शिंदे साहब के साथ आया हुआ कोई आदमी नहीं है, क्योंकि बेसिकली शिंदे साहब जब टूटे तो कोई राजकीय भूमिका, प्रणाली या कोई विचारधारा बीजेपी की जैसे, संघ परिवार की जैसे ऐसे लेके नहीं निकले। उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम था, आप नफरत करते हैं उद्धव से, आ जाइए, आप उद्धव को पसंद नहीं करके आ जाइए। तो ये कैसे है ना, वो जो है बीजेपी, हम बड़ी बात कह रहे हैं सर जी, किसी ने बताया नहीं है टीवी पर, अब हम पहली बार बात कर रहे हैं और ऐसी बात करने की हिम्मत भी किसी में नहीं होगी। सर बीजेपी के आमदार ये निष्ठावंत हैं और यहाँ के शिंदे साहब के सभी आमदार बागी हैं, और जो बागी होता है, जो बगावत करता है, वो किसी स्वार्थ के लिए, निहित हित संबंध के लिए ही बगावत करता है। उसको जब ऐसा लगता है कि वहाँ उद्धव जी मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उद्धव जी मेरे को मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं, मेरे हित संबंधों का रक्षण नहीं कर रहे हैं, तभी वो असंतुष्ट होता है। ये असंतुष्टों का मेला है जो शिंदे साहब के साथ है। और जो असंतुष्ट है पहले से, जो बागी है पहले से, जिसने बगावत की है, उसने बगावत करते समय एक ही सोचा कि इसने मेरा कल्याण नहीं किया, इसने मेरा भला नहीं किया, इसने मेरे को न्याय दिया। और न्याय नहीं दिया का मतलब भी उनके निहित स्वार्थ से निगड़ित होता है। न्याय दिया नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे कुछ किया नहीं किया, प्रतिनिधि दिया नहीं दिया, ये नहीं होता है जी। मेरे को मंत्री बनाया नहीं बनाया, मेरे लोगों को कुछ पोस्ट दिए नहीं दिए, मेरे मर्जी के अधिकारी, सर बहुत था तो है, मेरे मर्जी के अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में या तालुका में लाया कि नहीं, मामलेदार मेरा है कि नहीं, कलेक्टर मेरा है कि नहीं, बहुत सारी बातें रहती है। तो वो बागी लोग जो है, वो अगर ये स्वार्थ से आए हैं कि उद्धव ने उनकी इच्छा आकांक्षाएं स्वप्न पूर्ति नहीं की है, तो अगर कल ये मंत्रिमंडल बनता है और उनकी तीव्र इच्छा वहाँ मंत्री बनना संभव नहीं, या मंत्री है तो मेरा जो एक ये है, कुछ मंत्री भी है ना उसमें, तो मंत्री है तो मंत्री करके मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए, वो डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, सब रिस्ट्रिक्शन से संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो शिंदे साहब का काम, फडणवीस का काम एकदम आसान है, शिंदे साहब का काम बहुत जटिल, बहुत कठिन है, इसलिए वो सबसे बातें कर रहे हैं। इतना टाइम जो लग रहा था वो शिंदे साहब की, बीजेपी की लिस्ट बहुत पहले से तैयार है जी, बहुत पहले से तैयार है, शिंदे साहब की नहीं बन रही थी। क्योंकि अभी मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ जो कल होती है कि नहीं साक्षात, वो हम ऐसे ही शाम को बैठेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कम से कम 1 या 2 ऐसी आदमी निकलेंगे शिंदे गुट से जो बोलेंगे मुझे कैबिनेट चाहिए, नहीं तो मैं राज्य मंत्री पद की शपथ नहीं लूँगा। पक्का ब्लैकमेल नहीं, बार्गेन कि मंत्री पद की शपथ लूँगा, मैं राज्य मंत्री की नहीं लूँगा। ऐसे 1-2 निकलेंगे और वो शायद उनका नाम होने के बावजूद आएंगे या नहीं आएंगे, फिर उनको मनाना पड़ेगा। ऐसा भी होगा कि जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है वो आए ही इसलिए कि मैं मंत्री बनूंगा, ये सोच के आए हैं। भाई सभी को मंत्री बनाना 40 लोगों को संभव नहीं, पूरा मंत्रिमंडल ही 43 लोगों का, उसमें से 2 चले गए, 41 ही बाकी है, और अभी सबको किया तो लोगों को आशा पे रखना भी मुश्किल है। तो उनको बनाए, अगर 25 लोगों का मंत्रिमंडल बनता है और 15 और 5 आते हैं, या 30 लोगों का बनता है और 20 या 10 आते हैं, शिंदे साहब से ज़्यादा 12 या मैक्सिमम अगर गया तो 15 लोग मंत्री बनेंगे। तो 40 में से 15 बने, मतलब 25 रह गए ना रास्ते पे। तो असंतुष्टों के लिए क्या, वो असंतुष्ट जो है उनमें से कल शाम को मुझे अपेक्षा ऐसी है कि कम से कम 5-6 आमदार ऐसे निकलेंगे मंत्रिमंडल के गठन के बाद कि जो बोलेंगे हमने गलती की, हमने शिवसेना छोड़ी, उद्धव को छोड़ा और शिंदे साहब के आ गए।
उनके लिए कोई पार्टी व्हिप चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी को कोई रिकग्निशन नहीं है। अभी शिंदे साहब की पार्टी ही नहीं है, उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। वो एक जमावड़ा है, वो एक भीड़ है, एक मास है। तो वो बोलेंगे हमारी गलती होगी, हमने सोचा था कि हाँ हमको न्याय मिलेगा। क्या पुनर्वापसी भी हो सकती है क्या? नहीं, उनमें से 4-5 लोग निकलेंगे सर, कि जो बोलेंगे हम उद्धव के साथ जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं शिवसेना में उद्धव की। ऐसा हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना कल। सर देखो, परसों से यही हंगामा। मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को शांति नहीं चाहिए, अशांति चाहिए। मीडिया को बगावत चाहिए। मीडिया को खाद्य बहुत मिलने वाला है। 4-5 लोग बोलेंगे हम वापस जा रहे हैं। अभी इसमें ऐसी एक चर्चा है कि भाई मंत्री मिलने से तेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है? मंत्री बनेगा तो क्या चाहिए? क्या मंत्री बन के क्या करेगा तू? तेरे को ऐसा नहीं बोल सकते ना सर, ओपनली नहीं बोल सकते अब। तो प्रतिष्ठा चाहिए, तेरे को कोई गाड़ी घोड़ा चाहिए, तेरे लोगों का भला चाहिए, तेरे को तेरे चॉइस के अधिकारी चाहिए, कोई ऐसी एक व्यवस्था चाहिए कि जिसमें तुम्हारे लोगों का भला हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे फैमिली का भला हो। तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? वो करेंगे। ऐसी आश्वासन देके उनको रोकना पड़ेगा। कल से शिंदे साहब की पूरी ताकत बनाने में नहीं, जो बिगड़ने वाले हैं उनको मनाने में जाएगी। बिल्कुल, उसमें शिंदे साहब का कोई दोष नहीं है। कोई भी बागी जब निकलता है तो ये होता ही है। भैया अजीत दादा पवार ने जो बगावत की, तब उनके साथ बोलते कि 7 MLA ऑलरेडी थे, उनके साथ गए भी थे शपथ विधि में फडणवीस और उसके। उन्होंने जब शरद पवार ने हाथ खींच लिया और बोला कि ये नए मंत्रिमंडल को मैं ये करता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये जजमेंट गया, तो 7 में से सर 6 ने बोला कि पवार साहब ने, अजीत पवार साहब ने हमको दिशा भूल करके लेके गए, हमको मालूम ही नहीं था कि उनका शपथ विधि है। अरे किसको तुम ये बना रहे हो? हैं? तुमको 6 बजे फ़ोन आता है अजीत दादा कि राजभवन पे आओ, तो तुमको मन में ये नहीं डाउट है? तुमने अजीत दादा को ये नहीं पूछा वहाँ क्या कहा पहले सुबह 7 बजे चाय पीने बुला रहे क्या? उन्होंने बोला ही होगा कि मेरा शपथ विधि है, तुम मेरे जिगरी हो तो तुमको आना है। तो वो भी बगावत कर बैठे। कितने में 15-20 मिनट में टूटने लगे, शाम तक कौन क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। शाम तक सर 7 साथ में थे, उसमें से एक ही अजीत दादा के साथ रहा कि उसको वो भी बाद में ये हो गया। तो शिंदे साहब के लिए उनकी राजनैतिक कुशलता का, सर ये नाम भी मारे हैं ना, उसके ऊपर मत जाना। जो नाम है उसमें 5 नाम हर एक जगह पक्के रहते हैं, वो पक्के रहेंगे। वो हमको बोलने की ज़रूरत है क्योंकि वो दुनिया अभी देख रही है, वही हम रिपीट करेंगे बात नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि फडणवीस के लिए उनके मंत्री उनके सहयोगी साबित होंगे, एसेट साबित होंगे, और इनके लिए इनके जो मंत्री नहीं बनेंगे वो लायबिलिटी साबित होंगे। अभी जिनको लेना है उसमें भी उनको ये देखना पड़ेगा। शिंदे साहब को बहुत कठिन काम है, मगर शिंदे साहब ये कर सकते हैं, उनमें वो ताकत है। देखो अमित शाह 4.5 घंटा उनके साथ बैठे हैं, इसका मतलब उन्होंने उनको आजमाया है, तभी जाके उनको इतना विश्वास दिलाया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एकनाथ जी ये बगावत बाहर नहीं आए, इसके लिए भरसकस कोशिश करेंगे। आज वो नांदेड़ और वहाँ गए हैं, आज रात से उनकी कोशिश चालू हुई कि भाई तेरे को नहीं ले रहा हूँ। अगले किस लोगों को बोलेंगे? अगले बार मंत्री एक्सपांशन है उस समय को बोलेंगे। कुछ लोगों को बोलेंगे तेरा ही नेता तो आया है, तू जिसको सपोर्ट करता है उसको तो ले रहा हूँ मैं, अभी सबको नहीं ना दे सकता मैं, ऐसा भी बोलेंगे। और हर एक को संतुष्ट करने की भरकस कोशिश करेंगे। मगर अभी ना सर ये गवर्नमेंट का जो 2 लोग होते हुए भी एक स्टेबिलिटी का सेंस था। मेरे को डर है कि शिंदे साहब की पूरी चातुर्य, राजनीतिक कुशलता और सबका भला करने की ताकत और आम आदमी तक का अप्रोच और भारतीय जनता पक्ष जैसे पार्टी के साथ बराबरी के नाते से निगोशिएशन करना और अपना हक जताना और मिलाना, इसके बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति अब एक्सपांशन के बाद अस्थिर हो जाएगी। और यही सोच के अजीत दादा बार बार बोल रहे थे कि करके तो दिखाऊं, करके तो दिखाऊं, क्योंकि उनको इसकी झलक लग चुकी थी कि जैसे एक्सपांशन होगा महाराष्ट्र की जो बीजेपी और शिंदे मिनिस्ट्री है उसका अस्थिरता का दौर शुरू हो जाएगा। ये अशुभ चीज़ है।
नहीं बोलनी चाहिए। मगर सब बोल रहे हैं, वो अगर अनिल थत्ते और गिरी साहब बोले तो वो अनिल थत्ते और गिरी नहीं रहते। जो सच है, जो होने वाला सच है, बोला जाता है, जो होने वाला है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वही बोलना चाहिए करके आज हमने स्थिर सरकार की ओर से फिर एक बार अस्थिर सरकार की ओर शिंदे फडणवीस जाएंगे, ये भविष्य किया है। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद थत्ते जी। तो अनिल थत्ते जी ने जो मंत्रिमंडल के विस्तार पर एक अपना मत जाहिर किया, उसका विश्लेषण किया और उनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार शायद अभी मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। देश दुनिया की खबरों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद।